बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 70 साला बुज़ुर्ग पाकपतन में रहने वाले, जिनका किसी से कोई ना झगड़ा था, ना कोई लड़ाई, ना कोई और मामला। लेकिन ये 70 साला बुज़ुर्ग अपने घर में ऐसी हालत में पाए जाते हैं कि जब इनका बेटा जो छुट्टी पर उसी दिन घर आता है, जब उनको जिस हालत में देखता है तो चीखे मारता हुआ कमरे से बाहर भागता है, गाँव के लोगों को इकट्ठा करता है, 15 पर फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर आती है और जब कमरे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि इस बुज़ुर्ग का सर कटा हुआ चारपाई के एक तरफ पड़ा होता है और बाकी का धड़ कमरे के दूसरे कोने में पड़ा होता है। एक इंतहाई तकलीफ देह और परेशान कुन ये मनाजिर थे जो कि वहाँ पर देखे जाते हैं। गांव के लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, हक्का बक्का होते हैं कि इस बुज़ुर्ग जिनका नाम नज़र अहमद है, इनकी तो किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे थे, डेरे पर ये रहते थे। इनका बेटा जो है वो सियालकोट में काम करता था और उसी दिन वो छुट्टी पर अपने घर पाकपतन आया था और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपने बाप का जब सर कटा जिस्म देखा और खून में लथपथ उनका धड़ देखा तो वो बाहर चीखता हुआ गया और लोगों को इकट्ठा किया। अब लोग सोच रहे थे कि आखिर हुआ क्या? आखिर नज़र अहमद को किसने मारा? पुलिस यहाँ पर आती है, पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और जानने की कोशिश करती है, लोगों से पूछती है। कोई सीसीटीवी कैमरा इर्द-गिर्द नहीं मौजूद होता जिससे देखा जा सके कि कौन आया, कौन गया, कुछ समझ नहीं आ रही। शवाहिद इकट्ठे करने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, वहाँ से नमूने इकट्ठे किए जाते हैं, तो इसी दौरान में चारपाई के नीचे एक वॉलेट मिलता है और इस वॉलेट में एक सबूत मिलता है। एक ऐसा सबूत जो कातिल तक तो नहीं पहुँचाता, लेकिन कातिल को जानने वाले तक पहुँचा देता है। इस पर्स के अंदर एक कागज़ होता है। इस पर्स के अंदर ना कोई पैसे हैं, ना कोई कार्ड है, ना कोई आईडी कार्ड है, लेकिन एक छोटा-सा कागज़ है और उस कागज़ के ऊपर एक नाम लिखा है और नाम है इफ्तिख़ार। ये नाम जब उसके बेटे नज़र अहमद के बेटे मुस्तफ़ा से पूछा जाता है कि तुम इसको जानते हो? तो कहता है मुझे तो नहीं मालूम। उसके बाद एक फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। उस फ़ोन नंबर से ट्रेस होता है इफ्तिख़ार और फिर इफ्तिख़ार की लोकेशन और फिर पता लगता है कि ये इफ्तिख़ार तो इसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस इस इफ्तिख़ार को पकड़ती है और कहती है कि तुम वहाँ पर कत्ल करने के बाद अपना वॉलेट गिराकर भाग गए। तुम्हें पता नहीं लगा, तुम्हारा वॉलेट वहाँ रह गया और यूँ हम तुम तक पहुँचे हैं। अब बताओ कि तुमने इस शख्स को कत्ल क्यों किया? इफ्तिखार तो हक्का-बक्का रह जाता है और वो कहता है कि मेरा ऐसा क्या मामला? मैं तो इन बुज़ुर्ग को जानता तक नहीं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं, मैं इनको क्यों कत्ल करूँगा? वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारा वहाँ से नाम मिला है और तुम्हारा फ़ोन नंबर मिला है। तो उन्हें कहते हैं कि आप देखिए कि जिस दिन का ये वक़्आ है, मैं उस दिन तो यहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो साहिवाल गया हुआ था। अब उसकी जब मोबाइल लोकेशन भी चेक की जाती है तो पता लगता है कि वाक़ईतन उस दिन तो और उन औकात में वो यहाँ मौजूद नहीं था। तो पुलिस ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि तुमने अपना मोबाइल जानबूझकर साहिवाल पहुँचाया हो ताकि तुम्हारी लोकेशन वहाँ की आए। तो कहता है कि मैं आपको इसके अलावा भी सबूत दे सकता हूँ कि मैं साहिवाल में ही था। उसके बाद वो लोगों के कॉन्टैक्ट्स और नंबर्स देता है जो ये बताते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि उसका 1-2 जगहों से वीडियो से सबूत यानी सीसीटीवी कैमरे से सबूत भी मिल जाता है कि उस दिन वो गाँव में मौजूद नहीं था बल्कि वो तो साहिवाल में था। अब पुलिस जो है वो मज़ीद चकरा के रह जाती है कि आखिर ये अगर कातिल नहीं है तो फिर कातिल कौन है? और अगर ये कातिल नहीं है तो उस कमरे में इसका वॉलेट मिलना या इसका नहीं भी वॉलेट तो उस वॉलेट में से इसकी पर्ची मिलना क्या ज़ाहिर करता है? उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि इस शख्स का तो उसके घर आना-जाना भी नहीं। फिर क्या ये वॉलेट उस कातिल का था और उस कातिल के वॉलेट में इसकी पर्ची क्या कर रही थी? अब ऐसे में वो इसे घुमा-फिरा कर सवाल करते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि किसी ने तुम्हें फँसाने के लिए सब कुछ किया? तो वो फ़ौरन ही कहता है कि हाँ, मुझे एक शख्स पे बहुत ही शक है। पुलिस पूछती है किस पे शक है? तो वो कहता है कि हमारे ही इलाके के एक शख्स है अल्ताफ़। ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का वो काम करता है, मुझे उस पे शक है। पुलिस कहती है आखिर तुम्हें उस पे क्यों शक है? वो कहता है बात तो शर्मिंदगी की है लेकिन मामला अब कत्ल का है तो मुझे सब कुछ तो बताना ही पड़ेगा। पुलिस कहती है ज़ाहिर-सी बात है बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम्हारा फ़ोन भी अभी हम देख लेंगे और तुम्हारे कॉल लॉग्स भी हम देख लेंगे। वो कहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब आप देखेंगे कि किस नंबर पे मैं बात करता था तो आपको ये सब पता तो लग ही जाएगा। पुलिस इसका फ़ोन लेती है और फ़ोन में एक नंबर तवातुर के साथ होता है जिसे ये डायल करता रहता है। मालूम होता है कि ये एक खातून के साथ राबिते में था और ये खातून कोई और नहीं बल्कि उसी अल्ताफ़ की बीवी नौशी थी। जी हाँ, नौशी के साथ ये बातचीत करता था। सिम इसी के नाम पर थी और उसने नौशी को एक मोबाइल दिया हुआ था। मामला कुछ इस तरह से होता है कि अल्ताफ़ नामी जो शख्स है ये बड़ा ही शक्की मिज़ाज और एक इंतहाई सख्त मिज़ाज शख्स था।
इसने अपनी बीवी पर बड़ी पहरेदारी बिठा रखी थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी बीवी को मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं करने देता था। वो समझता था कि जो औरतें मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो गलत औरतें होती हैं। ऐसे में एक दिन वो अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है, उसकी कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है और जिसके लिए वो घर में चीज़ें तलाश कर रहा होता है, तो उसे बिस्तर के नीचे से एक मोबाइल मिलता है। वो जब इस मोबाइल को ऑन करता है, वो ये टच मोबाइल होता है, तो उसे पता लगता है कि इसके ऊपर तो पासवर्ड लगा हुआ है। ये अपनी बीवी को बुलाता है, उससे सख्ती करता है, पहले तो वो इनकार करती है, आखिरकार उसके कहने पे उसे मजबूरन फ़ोन खोलना पड़ जाता है क्योंकि वो उसको मारता-पीटता है। जब वो फ़ोन खोलता है तो उसे पता लगता है कि एक नंबर से तवातुर के साथ उसकी बीवी को फ़ोन आते हैं। जब इस नंबर पर कॉल बैक करता है तो पता लगता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि इसके इलाके के ही अल्ताफ़ का है। इफ्तिख़ार का है। अब इफ्तिख़ार का नंबर देखता है और इफ्तिख़ार की आवाज़ सुनता है और फिर मैसेजेस में जब व्हाट्सएप पे उसकी डीपी देखता है तो उसे पता लग जाता है कि इस शख़्स को तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। अब इस बात पे वो अपनी बीवी को बहुत मारता-पीटता है। मारने-पीटने के बाद काम पर चला जाता है और कहता है, "जब वापस आऊँगा तो फिर मैं तुमसे निमटता हूँ।" जब वो वापस घर आता है तो घर के बाहर बड़ा-सा ताला लगा होता है। जब घर के बाहर ताला लगा होता है तो वो ताला देखकर वो परेशान होता है और इस ताले की चाबी उसके पास भी होती है। ताला खोलता है, अंदर आता है, घर में ना बीवी होती है, ना बच्चे होते हैं। उसके बाद वो बीवी के ससुराल फ़ोन करता है तो पता लगता है कि बीवी तो ससुराल चली गई। वो उसके घर पहुँचता है और जाके उसके माँ-बाप से कहता है कि मेरी बीवी से कहो कि सीधी घर चले। तो उसके घर वाले कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुमने इसे मारा-पीटा है। तो वो कहता है कि आपने कैसे नहीं पूछा कि मैंने इसे क्यों मारा-पीटा है? तो कहते हैं कि तुम बहुत शक्की हो, वो हमें बता चुकी है कि तुम उस पे शक कर रहे हो कि उसका ताल्लुक किसी से है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक फ़ोन मौजूद है, जिसमें कि ये एक शख्स से राब्ते में थी। तो उसकी बीवी फ़ौरन सामने आकर अपने माँ-बाप से कहती है कि वो फ़ोन जो है मेरा है ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि वो किसका है और कौन राब्ते में था, मैं तो नहीं थी। ये ख़ामख़ाह में मेरे पे शक करता है। माँ-बाप कहते हैं कि अभी तुम घर जाओ, बाद में इस मसले पर बात करेंगे। अब ये अपने घर आता है और उसको बड़ा ही गुस्सा होता है। एक तो अपने ससुराल में उसकी बेइज़्ज़ती, ऊपर से बच्चे भी उसके पास। उसे साथ ही साथ इस शख्स पर, इफ्तिख़ार पर भी बड़ा गुस्सा होता है। अब अल्ताफ़ जो है वो इफ्तिख़ार के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इफ्तिख़ार कहता है कि अपनी बीवी को सँभाल के रखना था, वो तो खुद मुझसे राब्ते में थी। मैंने तो उसके राब्ते करने पे उससे दोस्ती की। अब ये बात जो है इसे और भी गुस्सा तैश दिलाती है। इफ्तिख़ार को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो इफ्तिख़ार जो उससे ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, उसको धक्का मार के घर के बाहर से भगा देता है। अब ये शख्स अल्ताफ़ जब घर आता है गुस्से में भरा होता है और एक ऐसा शैतानी ज़हन होता है, बीवी तो इसकी गलत थी ही, लेकिन इसने जो काम किया, ये कहता है कि सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिसका ज़िम्मा जो है मैं इफ्तिख़ार पर डाल दूँगा और उसके बाद इफ्तिख़ार जो है उसको सज़ा मिलेगी और फिर बीवी को तो मैं बाद में निमट ही लूँगा। उसको ये भी दिल में होता है कि मेरी बीवी जो है अब उसको शायद इफ्तिख़ार का आसरा है और वो इसीलिए बच्चों को लेकर चली गई है कि वो शायद अब मुझे छोड़कर इफ्तिख़ार के पास चली जाएगी। जब इफ्तिखार ही नहीं रहेगा तो उसे चारों नाचार मेरे पास आना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसको मज़ा चखाऊँगा। पहले तो मैं इस इफ्तिखार को मज़ा चखाऊँ। उसके बाद इसका इरादा अपनी बीवी को भी मारने का होता है, लेकिन इसके अलावा वो ढूँढता है इस इलाके में एक ऐसे बुज़ुर्ग को जानता है जो अकेले रहते हैं, उनका बेटा बाहर होता है, दूसरे शहर होता है और वो बिल्कुल अकेले डेरे पर होते हैं। तो वो ये एक पूरा प्लान बनाता है। वो उनके घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, जिस वक़्त कोई भी नहीं होता, रात का वक़्त होता है। बुज़ुर्ग दरवाज़ा खोलते हैं, इसको दरवाज़े पर देख कर हैरान होते हैं, अंदर बुलाते हैं। इसने हाथ में एक रुमाल पकड़ा होता है, उस पर बेहोशी की दवा लगाई होती है, उनके मुँह पर रखता है, वो बेहोश होते हैं। उसके बाद इत्मीनान से उनका गला काटता है, धड़ को एक तरफ फेंकता है, सर को एक तरफ फेंकता है और उसके बाद बिस्तर के नीचे वो वॉलेट फेंक कर चला जाता है कि पुलिस जब देखेगी ये वॉलेट और उसका नाम देखेगी तो उस तक पहुँच जाएगी। था तो बेवकूफ़ ही, आधी प्लानिंग की, ना कोई उसका कार्ड, ना कोई इसका आईडी कार्ड, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक पर्ची। ये पर्ची तो बिल्कुल पता लग ही रहा था कि उसको फँसाने के लिए है। एनीवे ये तो पकड़ा ही गया, लेकिन उस औरत पे भी मैं कहूँगी कि तोफ़ी है कि जिसकी वजह से एक बुज़ुर्ग कत्ल हुआ और ये शख़्स जो है, ये शक्की अलमिज़ाज ये जो शख़्स था, इसके शक ने देखें कि किस तरह से एक बुज़ुर्ग की जान ली, एक बेटे से उसका बाप छीन लिया और इसके शातिर ज़हन ने जो प्लान बनाया, वो इतना शातिराना नहीं था। अतः बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।